हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी हमारी आपकी नई वीडियो में। जो क्लास 8वीं का किसलिए का चैप्टर नंबर 4 है, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में नन हिंदी किसलिए का चैप्टर नंबर 4 बाल गोविंद भगत है। बाल गोविंद भगत यह एक रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत क्या है? रेखा चित्र। रेखा चित्र यह एक रेखा चित्र है। बोला है बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। बाल गोविंद भगत जो है एक रेखा चित्र है। इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है। इसके लेखक क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत जो है क्या है? रेखा चित्र है। बोला है बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। आगे है वेशभूषा या ब्राह्मण अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता है। बोल रहा है वेशभूषा या ब्राह्मण अनुष्ठानों से कोई जो है सन्यासी नहीं होता है। सन्यासी का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बोला है सन्यास जो है, सन्यास का आधार जो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। बाल गोविंद भगत जो था इसी आधार पर, जो उसके इसी आधार था, उसी को लेखक को सन्यासी लगते थे। आगे है यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर, यह पाठ जो है सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। यह जो है पाठ समाज की रूढ़ियों पर, समाज को यह पाठ रूढ़ियों पर भी यह प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव साक्षी देखने को मिलती है। इस रेखा चित्र में जो है ये एक विशेषता है, जिसका क्या माध्यम है, जो बाल गोविंद भगत जो था के माध्यम से ग्रामीण जीवन जो है कि सजीव झांकी देखने को मिलती है, जो लेखक बोल रहा है। आगे है इसका पाठ में बोला है बाल गोविंद भगत मझोले कहते के गोरे चिट्टे आदमी थे। बाल गोविंद कैसे थे? मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे। बोल रहा है कितने लोग हैं? 60 के ऊपर, मतलब 60 साल के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। उसका बाल क्या हो गया था? पक गया था। नॉर्मल आदमी का जो 60 वर्ष से ऊपर होता है उसका बाल पक ही जाता है। लंबी दाढ़ी या तो नहीं क्या रखते थे। बाल गोविंद भगत था लंबी दाढ़ी या जटा तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता है। बाल गोविंद भगत जो थे लंबी दाढ़ी या जटा तो नहीं रखते थे, किंतु उसका जो चेहरा था हमेशा सफ़ेद बालों से ही जगमग किया रहता है। आगे बोला है कपड़े बिल्कुल कम पहनते। बाल गोविंद भगत कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पत्थियों की चिकन पट्टी टोपी। बाल गोविंद भगत जो था कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी करपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कम्बल ऊपर से ओढ़ने बसते। जब जाड़ा आता था तो के काली कम्बल ओढ़ रहते थे। मस्तक पर हमेशा
चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरत के टीके की तरह शुरू होता है। बोला है कि जो मस्तक हमेशा उसका चमकता हुआ क्या था, रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता है। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। गृहस्थ गृहस्थ तो गृहस्थ वो थे। ऊपर से वह साधु नहीं माना जाता था, लेकिन वह गृहस्थ थे, बिल्कुल गृहस्थ नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी को तो मुझे याद नहीं। लेखक बोल रहा है कि उनकी गृहिणी की मुझे याद नहीं, उनकी गृहिणी को तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतों को तो मैंने देखा है। लेखक क्या बोल रहा है, उनकी गृहिणी को मुझे याद है, उसकी पत्नी को मुझे याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे और पतों को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी थी, थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान था, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। बाल गोविंद भगत क्या था, गृहस्थ था, जो थोड़ी खेती बाड़ी भी करते थे। एक अच्छा साफ सुथरा मकान उसके पास था। किसके पास, बाल गोविंद भगत के पास। आगे है, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। बाल गोविंद क्या थे, साधु थे। बाल गोविंद भगत जो खेती बाड़ी भी करते थे, परिवार भी रखते थे, बाल गोविंद तभी वह साधु थे। साधु की सब परिभाषा में खड़े उतरने वाले, वह था साधु की सभी परिभाषा में खड़े उतरने वाले थे, और खेती बाड़ी भी करता था और साधु भी था। कबीर को सहाय मानते थे। बाल गोविंद भगत था, किसको सहाय मानते थे, कबीर को। बाल गोविंद भगत कबीर को सहाय मानते थे। उन्हीं के गीत के गाए थे, उन्हीं के रसों को चलते। बाल गोविंद भगत जो कबीर था, कबीर को सहाय मानता था, उन्हीं के गीतों गाते थे और उन्हीं का आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते। वह जो था बाल गोविंद भगत, वो कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। वह जो था किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से किसी का झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ की नहीं छूते। बाल गोविंद था जो किसी को चीज़ को नहीं छूते थे, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। आगे है, इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता है। लेखक कह रहा है कि इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता है। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। बाल गोविंद था जो दूसरे के खेत में कभी सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे। क्या थे वह, गृहस्थ थे, गृहस्थ। और थोड़ी खेती बाड़ी भी करते थे और गृहस्थ भी थे। और उसके पास क्या था, परिवार भी था, खेती बाड़ी भी करते थे और गृहस्थ भी थे। आगे है, वह गृहस्थ भी थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। उसकी सब चीज़ क्या थी, किसकी थी, साहब की थी। बाद में वह साहब किसको माना था, कबीर को। किसको, कबीर को, कबीर को। उसका जितना चिता किसका था, साधु का, साहिब का, साहिब का। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर को लाद कर पहले उसे साहिब के दरबार में ले जाते हैं। बाल गोविंद था जो कुछ पैदा जितना मतलब खेत में पैदा होता था, उसके फसल जितना फसल पैदा होता था, सबसे पहले कहाँ ले जाता था, सिर पर लाद कर उसे साहिब के दरबार में ले जाते थे, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। कितने कोस दूर पर था, 4 कोस दूर। पूछेगा कि बाल गोविंद भगत के घर से साहा का दरबार कितने दूर था, 4 कोस। कितने दूर था, 4 कोस, 4 कोस। आगे है, एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट में जो रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर
लाते और उसी से गुजर चलाते हैं। बोला जो एक कबीरपंथी मठ से मतलब है वह दरबार में भेंट रूप में जो रख लिया, जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते थे। मतलब जो भेंट के रूप में मिलता था और दरबार में सारा सामान रख लेता था, मतलब जितना भी खेत में उगता था उसको सारा सामान में कहाँ रखता था, कबीरपंथी मठ से वहाँ पर उसे भेंट रूप में रख लिया था। और जब वहाँ जब उसको प्रसाद के रूप में मिलता था उन्हें उसे घर लाते और उसी में अपना गुजर चलाते हैं। आगे है इनके सब के ऊपर मैं तो मुक्त था, उनके मधुर गान पर जो सदा स्वर्धा ही सुनने को मिलते। इनके सबके ऊपर मैं मुक्त था, लिखा था इसके ऊपर मुक्त था उनके मधुर गान पर जो सदा स्वर्धा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। कबीर के सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर क्या होते हैं, सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम, आषाढ़ में क्या होता है, रिमझिम रिमझिम, आषाढ़ आषाढ़ की रिमझिम रिमझिम समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। आषाढ़ की रिमझिम समूचा गांव कहाँ उतर पड़ा, खेतों में। कहीं हल चल पड़ रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेत में बच्चे उछल रहे हैं। आषाढ़ महीना में जब आप देखते होंगे कि रिमझिम मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश भी होती है, जो धान इस टाइम में क्या होता है, धान रोपाता है, खरीफ फसल होता है। क्या होता है, खरीफ फसल। धान की फसल को क्या कहते हैं, खरीफ फसल भी कहते हैं, खरीफ फसल। जो आषाढ़ में की रिमझिम समूचे खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के हरे पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेर पर बैठी है, मेर पर बैठी है। औरतें जो है कलेवा लेकर मतलब सुबह का जलपान लेकर, औरतें सुबह का जलपान लेकर कहाँ बैठी है, मेर पर। मतलब आप देखते होंगे कि खेत जो होता है उसके दोनों साइड और उसके बीच में जो होता है उसको कहते हैं मेर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मेर। जो औरतें जो है धान की जो खेती रोपनी होती है उस समय वह सुबह का जलपान लेकर कहाँ बैठी रहती है, मेर पर। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं है। आसमान जो है किससे घिरा हुआ है, बादल से। आसमान जो है किससे घिरा हुआ है, बादल से। धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक असवर तरंग झंकार सी कर उठी। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार से उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल विवाह समूचा शरीर कीचड़ में लिपटे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। बाल विवाह जो है अपना समूचा शरीर मतलब अपना पूरा शरीर कहाँ है, लिपटे हुए है कीचड़ में, अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी एक उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनकी जो उंगली है एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध मतलब लाइन से, मतलब एक लाइन से खेत में क्या कर रही है, बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। बच्चे जो है खेलते हुए क्या करते हैं, झूम उठते हैं। बच्चे जो खेलते हुए क्या करते हैं, झूम उठते हैं। आगे है झूम उठते हैं। मेरे पे खड़ी औरतों के होठ काँप उठते हैं। मेरे पे खड़ी औरतों के होठ क्या होते हैं, काँप उठते हैं। ये गुनगुनाने लगती है। हलवाओं के पेड़ ताल से
उठने लगती है। फिर जो उसके ताल से क्या होता है तो रोपनी करने वालों का तो यह एक अजीब क्रम से चलने लगती है। या बाल गीत का या संगीत या जादू। बाल में जो है वो जब उसका संगीत रोपनी करते समय वह संगीत गाता था या तो वह उसे गाने की आवाज़ सुनकर मेरे खड़ी औरतों के ओठ कांपते उठते हैं। वे गुनगुनाने लगते हैं। हलवाओं के पेड़ तल से उठने लगते हैं। रोटी करने वालों की उंगलियां अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गुहत का यह संगीत है यह जादू। भादों की वह अंधेरी आदतियाँ अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गरज बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना होगा, किंतु आप झिल्ली को झंकार या दादुरों की टटर बालगुन भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डूबो अपने कोलाहल में डूबो नहीं सकती। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है। वे गा रहे हैं। खंजरी जो है उसकी क्या कर रही है, डिमक डिमक बज रही है। यह खंजरी जो है एक यंत्र है जो आगे है। गोदी में पीवा गा रहे हैं क्या, गोदी में पीवा चमक उठी सखिया रे। गोदी में पीवा चमक उठी सखिया रे, चूक उठे ना। हाँ, पीवा तो गोद में ही है। क्या गा रहा है वो अपना गीत, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चीख उठी ना रे। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चीख उठती है। उसी भरे बादलों वाले की आधी अदतिया में उनका गाना अंधेरे में अकस्मात कौन से उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चुका देते। आगे है, अरे यह सब सारा संसार व्यवस्था में सोया है। सारा संसार क्या है, सोया हुआ। व्यवस्था मतलब मुक्ति में, मतलब क्या है, चैन से सोया हुआ है, चैन से सोया हुआ है। किसी से सोया है, चैन से। बाल भगवत का संगीत जगा रहा है। सारा संसार क्या सोया है, निवस्था मतलब शांति से, मतलब चैन से सोया हुआ है। क्या सोया, चैन से सोया हुआ है। लेकिन बाल भगत का संगीत जो था जाग रहा है और जगा रहा है। तेरी कट्ठी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। क्या बोल रहा है, तेरी कट्ठी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही हम बात करेंगे। अगले वीडियो में इससे आगे की बात करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को अंत तक रहने देते हैं।